वेलकम बैक टू लेट्स एक्सप्लोर हिस्ट्री। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, क्लास 11th हिस्ट्री। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक हमने अपने चैप्टर में रोमन एम्पायर की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखा। एडमिनिस्ट्रेशन में 3 मेन प्लेयर्स वी कैन से, जो कि एम्परर, सेनेट एंड आर्मी, इन सब की कंडीशन देखी। और अभी तक हम बात कर रहे थे अपनी 1st एंड 2nd सेंचुरी के बारे में। इस वीडियो में हम 3rd सेंचुरी के बारे में बात करेंगे, जब रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड थोड़ा अच्छा नहीं होता। अपने टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। अगस्टस, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो वहाँ के फर्स्ट एम्परर थे। उनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा दिखाया है और ऐसा माना जाता है काफी पीसफुल टाइम था, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा कोई एक्सटर्नल वॉरफेयर नहीं था। इवन सिविल वॉर की भी कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई फेयर नहीं था। काफी अच्छा टाइम इनका माना गया। इनके बाद आए थे टिबेरियस, जिनका टाइम पीरियड है 14 to 37 CE, और ये सेकंड एम्परर हैं रोमन एम्पायर की एक बहुत लंबी लिस्ट में। ऑलराइट, इनके बाद का टाइम पीरियड थोड़ा सा अनस्टेबल सा होगा, वो हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। जब 2nd सेंचुरी में रोमन एम्पायर अपने पीक पे था, तो उसने अपना एरिया, अपने लैंड स्ट्रेच कर लिया था फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर ऑफ अर्मेनिया, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने मैप में भी देखा था, एंड फ्रॉम सहारा टू यूफ्रेट। इट मीन्स कि कुछ हमारा मेसोपोटामिया का एरिया, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो भी अब इनके अंडर में आ रहा था जब ये अपने पीक पे था। कुछ अर्बन सेंटर्स के नाम हैं एम्पायर के, जो कि मेडिटेरेनियन सी के शोर से लिंक्ड है, मतलब रिवर बेसिन के साथ हैं, ठीक है। एंड उनमें से कुछ इनमें नेम है कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक। सो ये कुछ बड़े अर्बन सेंटर्स हैं इस एम्पायर के, और यही इंपेरियल सिस्टम के एक काफी बड़े और काफी अच्छे बेडरॉक्स थे, ठीक है। रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ये भी काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि इटाली और प्रोविंसेस में काफी ज्यादा ड्रामेटिक शिफ्ट होता रहता था पावर का। जैसे कि जो प्रोविंस काफी अपर क्लास थे या अच्छे प्रोविंस में से आते थे, उन्हीं के साथ ये देखा गया है, क्योंकि वो कैडर को सप्लाई करते थे जो कि गवर्न करता है प्रोविंस को, और आर्मीज जो कि कमांड करती है पूरी एरिया को, ठीक है। तो ये एक कैडर है कि एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है किसी भी एक स्पेशल वर्क में, किसी भी एक स्पेशल प्रोफेशन में। सो इनका काम क्या होता था, टू लुक ओवर द एरिया, ठीक है। एंड आर्मीज, ये गवर्न करते थे प्रोविंस को और आर्मीज को कमांड करते थे, उनको कमांड देते थे। एंड ग्रेजुअली इन्होंने अपना एक न्यू एलाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना लिया था विद मिलिट्री कमांडर्स, जिससे कि ये लोग सेनेटोरियल क्लास से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। अपने न्यू मिलिट्री कमांड्स बना लिए, एलाइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना लिया, तो इस सब चीजों से सेनेटोरियल क्लास को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड एम्परर गैलिनियस, ये ऐसी क्लास को और जो न्यू एलाइट्स बन रहे थे उनको काफी ज्यादा कंसोलिडेट करते थे, और इन्होंने इसका काफी ज्यादा साथ दिया, और इनके राइज टू द पावर, इनके पावर में आने को उनको बहुत ज्यादा हेल्प की। और ये हेल्प कैसे हुई, इन्होंने सेनेटर्स को एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम मिलिट्री कमांड, ठीक है। तो इससे सेनेटोरियल क्लास को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और जितने भी स्नेट्स थे वो अब मिलिट्री कमांड से निकल गए थे। सो इस तरीके से हमने देखा रोमन एम्पायर में एक सिटी होती है, वो एक अर्बन सेंटर होता है विद इट्स ओन मजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल, टेरिटरी, जिसमें के विलेज होते हैं जिनको जुरिसडिक्शन के अंदर ही रखा जाता है। सो इस तरीके से कुछ सिटी को चलाया जाता था। और एक एडवांटेज और था सिटी में रहने का, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि फूड शॉर्टेज या फिर कोई फैमिन होता था, तो वहां पर बेटर फूड कंडीशन या आपको सप्लाईज आसानी से मिल सकती है। इजीली आपको खाना प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर जिस चीज की भी आपको नीड है इजीली आपको मिल जाएगा, एज कम्पेयर टू द कंट्री साइड। वहां तक इतना आसानी से आप तक सामान नहीं पहुंचेगा जितना जल्दी आपको सिटी में रहने से मिल जाएगा। पब्लिक बात एक काफी स्ट्राइकिंग फीचर मिला है रोमन अर्बन लाइफ का, और अर्बन पॉपुलेशन काफी इंजॉय भी करती थी उसको एज अ एंटरटेनमेंट। सो पब्लिक बात काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ, और काफी स्ट्राइकिंग फीचर है। आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे ये, और भी पहले के टाइम में, पहली सिविलाइजेशंस के टाइम में भी पब्लिक बात का काफी इम्पोर्टेंस होता था। सो अभी तक हमने अपनी स्टार्टिंग की 2 सेंचुरीज देखी हैं, अर्ली एम्पायर देखा है, 1st सेंचुरी एंड 2nd सेंचुरी। अब हमारा टाइम आएगा 3rd सेंचुरीज का और उसके बाद का, जो कि
लेटर एम्पायर के टाइम में है। सो न्यू टॉपिक इज 3rd सेंचुरी क्राइसिस। जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में 2 सेंचुरीज में काफी अच्छा चल रहा था एम्पायर, काफी ग्रो हो रहा था, अपने पीक पे था 2nd सेंचुरी में, लेकिन 230 से ये देखा गया है एम्पायर जो था वो काफी सारी फाइटिंग सिचुएशंस में, फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट ऐसा वो पाया गया था और वो वॉर्स में फंसा हुआ था, मतलब कंडीशन अच्छी नहीं थी। एंड ऑन द अदर साइड जैसे कि हमने सेकेंड पावरफुल डायनेस्टी या नॉर्थ डायनेस्टी एम्पायर देखा था वर्ल्ड का, दैट इज पर्शियन एम्पायर, ईरानियन एम्पायर, वहां पर भी एक नया और एक ज्यादा एग्रेसिव डायनेस्टी जो थी वो ग्रो हो गई थी, दैट इज ससैनियन, जो कि विद इन 15 ईयर, अपने 15 ईयर स्टार्टिंग होने से उस डायनेस्टी के उसने अपना इतना ज्यादा एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था, इतनी दूर तक वो फैल रही थी कि उसने यूफ्रेट तक डायरेक्शन बना ली थी। मतलब अभी तक यूफ्रेट का एरिया रोमन एम्पायर के अंडर है, बट ईरानियन एम्पायर इतना ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था कि अब वो यूफ्रेट की तरफ आ रहे थे। सो सेकेंड प्रॉब्लम ये थी हमारी एम्पायर की। एंड ऐसा भी एक इंस्क्रिप्शन में सुना है, ऐसा बताया गया है, शाहपुर 1 ईरानियन रूलर हैं, उन्होंने क्लेम किया था दैट उन्होंने रोमन आर्मी को जो कि 60,000 सोल्जर्स की थी उसको कैप्चर कर लिया और उसको खत्म कर दिया आर्मी को, और उनका ईस्टर्न कैपिटल दैट इज एंटियोक उसको अपने कब्जे में ले लिया। सो ये भी हमें एक एविडेंस मिला है 3rd सेंचुरी में। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए जो जर्मेनिक ट्राइब थी, आपने ध्यान दिया होगा मैप पे, हमारे रोमन एम्पायर के जस्ट नॉर्थ साइड में ही ये ट्राइब थे। ये लोग भी इस एम्पायर को, इस डायनेस्टी को देखते हुए, इसका एक्सपेंशन देखते हुए भागने लगे, अपना एरिया छोड़ दिया इन्होंने, और राइन एंड डेन्यूब फ्रंटियर्स जो थे उनके अगेंस्ट ये लोग मूव करने लगे। और इस टाइम पे रोमन एम्पायर में जो एम्परर थे वो कॉन्स्टेंटली बैटल फील्ड में थे अगेंस्ट बारबेरियन, जो कि रोमन्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे बारबेरियन। और रैपिड सक्सेशन जो देखा गया है एम्परर्स में 13th सेंचुरी में, वो एक सिम्टम है कि एम्पायर अब इस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा स्ट्रेन फेस कर रहा है। सो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी रोमन एम्पायर की 3rd सेंचुरी आते आते, और अब 3rd सेंचुरी का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके बाद भी ऐसा ही है, वो दोबारा से ग्रो नहीं हो पाया, और जो उसका पीक टाइम था वो 2nd सेंचुरी तक ही रहा। सो अगर आप को इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है कि 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बारे में बताइए, तो यही पॉइंट्स इनफ होंगे, इन्हीं को जस्ट एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से एक्सटर्नल वॉरफेयर की कंडीशन हो गई थी रोमन एम्पायर के साथ, इंटरनल सिचुएशन भी बाहर को देखते हुए काफी ज्यादा अनस्टेबल थी। फिर एक नई डायनेस्टी इमर्ज हो गई थी पर्शियन एम्पायर में, जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव थी और वो रोमन एम्पायर के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। सो ऐसे में एक एम्पायर को, एक उसकी डायनेस्टी को काफी ज्यादा डर होता है खत्म हो जाने का। तो यही सारी कंडीशंस थी 3rd सेंचुरीज में। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा, इवन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमको इनके कल्चर के बारे में, लिटरेसी के बारे में, इवन लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में आज काफी ज्यादा सोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो इनका कल्चर हमें बेसिकली थोड़ा सा डीप में समझना होगा, वो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। रोमन सोसाइटी का जो मॉडर्न फीचर या बेस्ट फीचर हमें देखने को मिला है वो न्यूक्लियर फैमिली का प्रेवेंस। इट मीन्स कि सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली का काफी ज्यादा प्रसार था, वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड था। नाउ न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स, मदर एंड फादर एंड उनके डिपेंडेंट चाइल्ड, मतलब वो बच्चे जो कि अभी सेल्फ डिपेंड नहीं हुए हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब अभी वो अडल्ट नहीं है। और जैसे कि आगे लिखा हुआ है, अडल्ट सन जो होते थे वो अपने फैमिलीज के साथ नहीं रहते थे, उनको अलग से रहना होता था। सो इस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली का काफी ज्यादा प्रेवलेंस था। ठीक है, ये एक काफी अलग फीचर हमें रोमन एम्पायर का पता चला, रोमन सोसाइटी का, सॉरी। ऑलराइट, अगर स्पेशली बात की जाए जेंडर के ऊपर, तो विमेंस की अगर कंडीशंस बात करें तो ऐसा बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी। विमेंस भी काफी ज्यादा एंजॉय करती थी लीगल राइट्स को अपनी प्रॉपर्टी की ओनिंग के लिए और मैनेजिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल डोमिनेंट है, फीमेल भी काफी हद तक इसमें इन्वॉल्व थी और राइट्स को एंजॉय करती थी। मैरिज की भी अगर बात करें, सो शादी के बाद भी लड़की का पूरा हक होता था अपने नेटल फैमिली की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, और अपनी फादर की वो प्राइमरी हायर होती थी और इस तरह इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर भी वो बनती थी। तो कुछ ये सिचुएशन थी वुमेन्स की, और ये जो बात हम कर रहे हैं वो 1st सेंचुरी की बात है।
आगे बढ़े। डिवोर्स वॉज रिलेटिवली ईजी। डिवोर्स में भी बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं थे, काफी इजी था। जस्ट नीडेड नो मोर देन अ नोटिस। सिर्फ एक नोटिस की जरूरत होती थी, चाहे वो कोई भी दे, एदर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिवोर्स की कंडीशन थी। ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो वो विमेंस को काफी आसानी से डिवोर्स नहीं देंगे, या मैरिज में प्रॉब्लम या प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम, ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा देखा गया है कि काफी ज्यादा एज गैप होता था बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और इस बेसिस पे ये काफी ज्यादा इनइक्वालिटी को इनकरेज करते थे, क्योंकि एज गैप काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ये हम कह सकते हैं कि अपर क्लास की विमेंस की तो काफी हद तक कंडीशन अच्छी थी एज कम्पेयर टू लोअर। और अगर लोअर क्लास में भी थोड़ी बहुत सिचुएशन में स्टेबिलिटी है तो वो सिर्फ एज गैप की वजह से, या अगर उनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है तो कुछ इस वजह से। तो इतना ही था आपके जेंडर में। और लिटरेसी की अगर बात करें तो रेट ऑफ लिटरेसी जो था वो वेरिड करता था एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स पे। जैसे कि इन पॉम्पी, ये एक नाम है, आई डोंट नो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन बट इट्स पॉम्पी आई थिंक। सो इसमें ये देखने को मिला है लिटरेसी के बारे में, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। और आप सोचेंगे कि ये क्या चीज है। सो आप ये एक मर्चेंट, आपकी बुक में मेंशन है, एक वाइन मर्चेंट, उनका ये डाइनिंग रूम्स है, तो वहां पर ये काफी ज्यादा अपने कैलकुलेशन वगैरह करते थे। एंड लिटरेसी का यहाँ पर काफी हद तक एग्जाम्पल हमें मिला है। तो ये जो पॉम्पी है ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ब्यूरेड हो गया था, जमीन में धंस गया था, जो कि आफ्टर डिगिंग और एक्सकेवेशन एक काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास। इवन इजिप्ट के एरिया में अगर हम बात करें तो काफी सारे पेपरीज हमें मिले हैं, जैसे कि हमने बात की थी इंस्क्रिप्शन के साथ, जो कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल स्क्राइब्स ने उनको लिखा है। लिटरेसी काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड थी कुछ कैटेगरीज में, जैसे कि सोल्जर, आर्मी ऑफिसर्स और स्टेट मैनेजर। तो इनमें तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इन सबको काफी ज्यादा जरूरत है रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने की। सो इससे कुछ हमें लिटरेसी के बारे में पता है ना। कल्चर की बात करें जल्दी से। कल्चर डाइवर्सिटी एम्पायर में काफी ज्यादा देखने को मिली है, जैसे कि प्लुरैलिटी ऑफ लैंग्वेज, फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। तो इन सारे पॉइंट्स में हमें काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिली है, डाइवर्सिटी देखने को मिली है। डाइवर्सिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि अरामिक लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप में काफी ज्यादा डोमिनेंट थी। इजिप्ट के एरिया में कॉप्टिक लैंग्वेज काफी ज्यादा बोली जाती थी, प्यूनिक एंड बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका एंड सेल्टिक इन स्पेन। सो मैंने ये लैंग्वेजेस थोड़ी बोल्ड कर दी हैं, आपको इजी रहेगा। एंड यस, ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं, लिंग्विस्टिक कल्चर है, ये सिर्फ ओरली ही काफी ज्यादा फेमस था, और इनके स्क्रिप्ट काफी ज्यादा कम अमाउंट में हमें मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर एज सच राइटिंग सिस्टम का या स्क्रिप्ट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। बिकॉज ये एरियाज जितने भी आप देखेंगे मेन प्रोविंशियल या अर्बन सेंटर्स से थोड़े से अलग हैं। सो ये ओरली काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड थे बट लीस्ट इन अ रिटन रिकॉर्ड। एंड सबसे लास्ट में या काफी ज्यादा लेट हम कहेंगे एज कंपैरेटिव टू अदर, अर्मेनियंस ने काफी लेट स्टार्ट किया है लिखना। मतलब उनका ओरल काफी ट्रेडिशन अच्छा था, ओरल लैंग्वेजेस में वो बात करते थे, लेकिन रिटन उनका एज सच स्टार्ट नहीं हुआ था। तो वो 5th सेंचुरी में जाके स्टार्ट हुआ। जस्ट इमेजिन, 1st, 2nd, नॉट 3rd, इवन 4th, 5th सेंचुरी में जाके अर्मेनियंस ने राइटिंग्स को स्टार्ट किया एंड रिकॉर्ड्स को अपने पास स्टोर करके रखा। तो ये कुछ लिटरेचर था, कल्चर था और जेंडर्स था हमारे रोमन एम्पायर का। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। गॉड ब्लेस यू।